बोले कि यहाँ से लोग यहाँ पे आए थे। आपको हम बताया कि भारत में आने वाले जो आ रहे थे वो उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा बसे थे। तो वो बोले कि बितस्ता नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो ऑप्शन दे देगा झेलम, ब्यास, सतलज, रावी। तो किसे मारना है? झेलम को मार मिलता है। मतलब वैदिक काल जो है ये वैदिक काल क्या क्या हुआ था उस समय क्या पता हम लोग को, तो इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत दो। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के बढ़ते सीरीज में आज हम लोग आ चुके हैं वैदिक सभ्यता की ओर। मतलब आज का ये वीडियो वैदिक सभ्यता संबंधित होने वाला है। मतलब इसके सारे बेसिक पॉइंट और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे सजा लिया है, जिसे आपको हम कॉन्सेप्ट क्लास के तौर पर याद करवाने वाले हैं। तो वैसे सभी छात्रों को हमेशा से कॉन्सेप्ट क्लास से फायदा होता है। जो कि इतिहास को सिर्फ रट करके पढ़ना चाहते हैं, मतलब समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। और वैसे भी छात्रों को फायदा होता है जो कि नए नए कंपटीशन में आए हैं, जिन्हें पता नहीं चलता कि इतिहास को कैसे पढ़ना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक पढ़ना है, उन्हें भी काफी ज्यादा फायदा होता है इस वीडियो से। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट क्लास है इसमें आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में सारे बेसिक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और सामने में किसी बुक को आप जरूर रखिएगा, जिससे सारी जानकारी यहाँ भी मैच करेगी, बुक में भी मैच करेगी, तो आपको पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा और जल्दी से जल्दी आपको याद भी होने लगेगा ये सारा इतिहास। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता को शुरू करने से पहले आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं, लेकिन इससे पहले भी तो कोई सभ्यता थी जिसे आपको हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। वो कौन सी सभ्यता थी? तो वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी आप लोग ले लिए हैं। लेकिन एक बात आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि जब तक हमें हड़प्पा सभ्यता का पता नहीं लगा तब तक हम लोग क्या मानते थे कि वैदिक सभ्यता ही जो थी, मतलब सबसे पहली और सबसे पुरानी सभ्यता भारत की मानी जाती थी हड़प्पा सभ्यता से पहले। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हो चुका था, जब हड़प्पा सभ्यता को खोजा जा चुका कि मतलब हाँ, इससे पहले भी भारत में हड़प्पा जैसी सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, तब इसको दूसरे नंबर पर रख दिया गया। मतलब कि अगर कहा जाए कि भारत की सबसे पुरानी दूसरी सभ्यता कौन सी है, तब वैदिक सभ्यता का नाम आएगा। अगर कहा जाए कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता यानी पहली सभ्यता कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है। तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। लेकिन हुआ क्या था, तो आपको हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता में कि जब वहां पे बाढ़ की स्थिति आई थी। आप लोग को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, तो बाढ़ के कारण माना जाता है। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे इतिहासकार के द्वारा बाढ़ को जो है कंफर्म बताया गया है कि बाढ़ के कारण ही वहां पे मतलब सारा व्यवस्था वहां पे ठप हो गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन आप यहाँ पे ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे। लेकिन वहां पे देखेंगे कि यहाँ जो वैदिक सभ्यता आया, ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक आया। तो 1750 के बाद जो 1500 का गैपिंग हमें दिखता है, ये कहाँ गया, क्या हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का जब बाढ़ से मतलब पूरा प्रभावित हो चुका था, सब चीज खत्म हो चुका था, उसके बाद 150 से 200 साल तक हमें कोई जानकारी इतिहास में नहीं मिलता है कि वहां पे क्या हुआ था। कोई पुरातात्विक स्रोत भी नहीं मिलते हैं, वहां पे साहित्यिक मतलब लिखित स्रोत भी कुछ नहीं मिलते हैं, तो कुछ वहां पे कंफर्म नहीं था। लेकिन वहां के बाद क्या होता है कि वैदिक सभ्यता का शुरुआत होता है। ये वैदिक लोग कहां से आए थे? तो बाहर से आके बसे थे, मतलब विदेशी थे। वो भी हम समझेंगे आगे कहां से आए थे, कैसे इस सब का विकास हुआ था। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जो थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, और इसके बीच मतलब इसके पहले हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय और वैदिक सभ्यता से पहले का समय का जानकारी हमें कुछ भी नहीं मिलता है इतिहास में। तो वो पढ़ना भी नहीं है, क्वेश्चन जहां से बनते हैं उसी को सिर्फ हमें पढ़ना होता है। तो याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, मतलब बीसी की पहले घटना है। अभी जो हम पढ़ते हैं, आप लोग को समझना होगा कि ये ईसा पूर्व का जो भी बात प्राचीन इतिहास में हो रहा है अभी तक, वो ईसा पूर्व में चल रहा है। अभी हम लोग जी रहे हैं ईस्वी में जी रहे हैं। ये चीज आपको हम बता भी चुके हैं पहले, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। चलिए अब इसको शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता को। सबसे पहले इसका हम परिचय आपको करवाना चाहते हैं। ये चीज तो आप समझ गए, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आप लोग समझ गए कि उसके बाद वैदिक सभ्यता आया था। तो सबसे पहले आप लोग को हम परिचय करवाना चाहते हैं वैदिक सभ्यता से। तो हमें वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों देना पड़ा, मतलब इस पूरी सभ्यता को। और सभ्यता किसे कहते हैं ये तो आप लोग जानते होंगे, ये भी हम बता चुके हैं। मतलब वैसा समूह जो कि एक संगठित हो चुका था, एक जगह रह करके किसी व्यापार को आगे बढ़ाता था, अपना रोजगार चलाता था, उसे हम सभ्यता के रूप में जानते थे। मतलब और भी पहले आदि मानव जैसे लोग थे, प्राचीन इतिहास में तो आदि मानव के बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पहले हम लोग गए थे, तो वहाँ पे देखे थे कि लोग मतलब एक जगह नहीं रहते थे, अलग अलग होकर मतलब जहाँ तहाँ निवास करते थे, और वहाँ से खाना खा के फिर अलग होते थे। मतलब कभी भारत में, कभी पाकिस्तान में, कभी अफगानिस्तान में, कभी यूरोप में, कहीं भी चल जाते थे। ठीक है, वहाँ पे कंफर्म नहीं था। लेकिन सभ्यता में क्या हुआ कि लोग संगठित होकर वहाँ पे रहने लगे थे। हड़प्पा सभ्यता में आप लोग देखिए कि लोग एक जगह रहने लगे, समूह बनाने लगे, बस्ती बसाने लगे, एक जगह रहने लगे। वैसे ही वैदिक सभ्यता में भी क्या हुआ कि लोग एक जगह रहने लगे, काफी समझदार हो चुके थे लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं परिचय में कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद का नाम आप लोग सुने होंगे, 4 वेद है।
तो वेद से हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है और कुछ पुरातात्विक स्रोतों से भी हमें पता चलता है वैदिक सभ्यता के बारे में, मतलब इस समय में क्या क्या हुआ था, उसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यह समझना होगा कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद में बहुत सारी बात लिखी गई है वैदिक सभ्यता संबंधित, वहीं से हम लोग को पता चला है। और ये वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई आपसे पूछ दे कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई नहीं, एग्जामिनर ही आपसे पूछ देगा, एग्जाम में ही क्वेश्चन आते हैं कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ये दोनों का आप लोग को याद रखना, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। वेद का शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना। इसी से हम लोग को पता चला कि वैदिक सभ्यता नाम का भी कोई मतलब चीज था, वहां पे क्या क्या हुआ था। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग को पता भी होगा, आगे हम पढ़ाएंगे भी इसको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उसको हम बताएंगे भी आगे डिटेल से। फिर देखते हैं हम आगे कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक किसे माने जाते हैं। अब हम अगर बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता का कि भारत में तो इसका विकास हुआ था, भारत के कुछ मैपिंग के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो भारत में किस क्षेत्र में विकास हुआ था इसका, तो उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में विकास हुआ था। तो वहां पे आने वाले लोग कौन थे, तो आपको हम पहले ही बताया कि इसमें आने वाले जो लोग थे वो विदेशी माने जाते थे, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे समाज सुधारक, बहुत सारे मतलब विद्वानों का जो राय है वो कहा गया कि बहुत जगह से लोग आए थे। मतलब कुछ ने बोला कि यूरोप से आए थे, कुछ ने बोला मध्य एशिया से, कुछ ने बोला उत्तरी ध्रुव से। तो किसका सटीक माना जाता है, हम एग्जाम में क्या टिक लगा के आना है उसको भी हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य लोग को माना जाता है। आर्य लोग आए थे, और ये आर्य क्या है, तो ये एक समूह को इंगित करता है। आर्य जैसे हिंदू बोलते हैं, आप मुस्लिम बोलते हैं, सिख बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, वैसे ही आर्य भी थे। मतलब एक बहुत बड़ा समूह था, उसको आप जाति के नाम से जान सकते हैं या समूह के नाम से भी उसको आप पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आर्य लोग का आगमन हुआ था भारत, और उसी को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इन्हीं का कारण था, यही लोग आए थे और इस सारे व्यवस्था को आगे बढ़ाते गए, और आज इतिहास को हम लोग उसी के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, आर्य को माना जाता है। अब ये आर्य लोग क्या थे, तो आर्य का सबसे पहले आप शाब्दिक अर्थ समझिए कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। आर्य जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ या उच्च कुल। मतलब कि ये मतलब अपने आप को उच्च कुल का भाषाई आधार पर भी बताते थे, ठीक है, कि हम उच्च कुल का हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम है। मतलब कि आर्य लोग, मतलब आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उत्तम, श्रेष्ठ, उच्च कुल, अच्छा, बहुत बेहतर, ये चीज होता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये आर्य लोग जो आए थे, इनका निवास स्थान कहाँ माना जाता है, ये कहाँ से आए थे। तो बहुत सारे इतिहासकार, विद्वान और बहुत सारे समाज सुधारक का अलग अलग राय है, इसको आप लोग समझिएगा कि विलियम जोन्स के द्वारा बोला गया कि जो आर्य लोग आए थे वो यूरोप से आए थे। और सबसे पहले आप थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से समझिए। ये रहा आप लोग का वर्ल्ड मैप, जिसमें आप लोग को भारत को खोजना है, भारत कहाँ पे है। तो ये रहा पूरा दुनिया का मैप, जिसमें भारत आपको दिख रहा होगा कि भारत यहाँ पे है आपका, ठीक है। ये रहा भारत, और यही भारत में विलियम जोन्स ने क्या बोला कि यहाँ जो आने वाले जो थे आर्य लोग जो थे वो यूरोप से आए थे। तो यूरोप आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो बोले कि यहाँ से लोग यहाँ पे आए थे। आपको हम बताया कि भारत में आने वाले जो आर्य थे वो उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा बसे थे, तो वो बोले कि यूरोप से आए। फिर मैक्स मूलर के द्वारा बोला गया कि मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग। मध्य एशिया कहाँ है, तो मध्य एशिया आप कह सकते हैं ये रहा पूरा एशिया, चीन के इधर, और यहाँ पे इराक, ईरान के इधर का क्षेत्र जो कि मध्य एशिया के नाम से जाना था। तो यहाँ से मतलब बोले कि आर्य यहाँ से आए थे, ठीक है। तो मैक्स मूलर का जो ये वक्तव्य है, ये जो कहा गया कथन है, ये कुछ रूप में सही माना जाता है। किताब में भी बहुत जगह आपको सही भी दिखेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होते हैं कि पूछा जाता है कि आर्य का निवास स्थान कहाँ था, तो आपको लगाना है कि मध्य एशिया। किसके अनुसार, तो मैक्स मूलर के अनुसार। किसके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार क्या था, मध्य एशिया। मध्य एशिया में म है, मैक्स में भी म है, तो याद रखना है कि मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया आर्य लोगों का निवास स्थान था। फिर देखते हैं हम लोग आगे कि बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक, इनके नाम से तो आप परिचित होंगे, समाज सुधारक थे। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब ऐसा नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक उनको देखे थे, ये तो मतलब गांधी जी के समय में थे, ये 1800 के समय में थे। वहाँ पे वो जब आए थे आर्य, तो ईस्वी पूर्व की घटना है, मतलब कि वहाँ पे 1500 ईस्वी पूर्व की घटना। तो वो अंदाजा लगा के मतलब बहुत सारे विद्वान से बात करके बताए होंगे कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव कहने का मतलब कि आर्कटिक प्रदेश, मतलब देखिए कि भारत यहाँ है और वो बोले थे कि यहाँ से आए थे। अब बताइए कि आर्य लोग बोले कि यहाँ से आए थे, उनका कहना था। तो ये पूछा जाता है कि आर्य का निवास स्थान कहाँ था बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, तो आपको बोलना है उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक प्रदेश से बोले थे कि यहाँ से आर्य आए थे, ठीक है। फिर हम देखेंगे समाज सुधारक जो कि भारत के थे,
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भी कुछ बोला गया कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो तिब्बत क्षेत्र से आए थे। ये चीन का क्षेत्र है, वर्तमान में चीन का कब्जा है इस पे, देख सकते हैं चीन यहाँ पे है, तिब्बत क्षेत्र यहाँ पे है। तो बोला गया कि यहाँ से यहाँ मतलब आर्य आए थे। ये सब कुछ सटीक भी लगता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि इतना दूर से आर्य यहाँ पे क्यों आएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा बोला गया कि आर्य लोग जो है आल्पस पर्वत से आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग खास करके ये दो याद रखना है, और ये दो इसलिए याद रखना है क्योंकि खास रूप से पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे, दयानंद सरस्वती क्या बोले थे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा बोला गया कि आर्य लोग जो थे आल्पस पर्वत से आए थे। मतलब आल्पस पर्वत ये कह सकते हैं यूरेशिया का भाग है, यूरोप प्लस एशिया के बीच में जो भाग पड़ता है उसको हम लोग आल्पस पर्वत के रूप में जानते हैं। वहीं से बोले थे कि आर्य लोग वहां से आए थे। तो आप लोग को ध्यान रखना है ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ये दोनों आप लोग को याद रखना है। तो ये हो गया। और अब आप लोग को थोड़ा सा हम भारत के मैप से भी समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा भारत काफी छोटा हो जा रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर दिए भारत को, देखिए आपका भारत ये रहा। तो अब बताते हैं आपको कि आर्य लोग आए कहाँ थे, भारत में कहाँ पे आए थे। तो वो खास करके पंजाब वाले क्षेत्र में, उसके बाद हरियाणा वाले क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में आर्य का आगमन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये सब जगह कहीं पर नहीं थे आर्य। वहां से पहले भी आपने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, जितना भी सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी, तो ये सब जगह जो था हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, मतलब इस भाग में, ठीक है। और आर्य लोग भी आए तो ऊपर ही रह गए, मतलब ये सब जगह खाली रूप में देखा जाता है इतिहास में, ठीक है। यहाँ पे कुछ गतिविधि उस समय का पता नहीं चलता है। तो यहाँ से आने वाले मतलब पाकिस्तान में भी कुछ आर्य थे, अफगानिस्तान एरिया में भी आर्य थे। तो भारत में अगर हम बात करें तो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में आर्य का आगमन हुआ था। तो ये चीज आपने समझ लिया मैपिंग के माध्यम से। इससे क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, याद हो जाता है कि अच्छा जो भी आए थे बाहर से विदेशी आर्य आए थे तो ऊपर वाले क्षेत्र में आए थे, मतलब यहाँ से पंजाब हरियाणा, यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में वो लोग आए थे, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। आप लोग ने समझ लिया कि इसका परिचय के बारे में, आर्य का निवास स्थान भी आप लोग समझ गए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आप लोग समझ गए। आप लोग को समझना होगा कि आर्य जो थे वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे, मतलब कि वहां की जो क्षेत्र व्यवस्था थी वो ग्रामीण मानी जाती है। अब बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जब पढ़े थे तो आपको हम क्या बताए थे कि वो एक शहरी सभ्यता है। क्यों शहरी सभ्यता है, तो अपने ग्रिड प्रणाली के अनुसार, अपने रोड मैप के अनुसार, मतलब अपने बिल्डिंग मतलब घर के अनुसार वो मतलब शहरी सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। बहुत अच्छी वहां पे पद्धति देखी जाती थी हड़प्पा सभ्यता का। अच्छा ये बात बताइए कि जब हड़प्पा सभ्यता में इतनी अच्छी देखी गई, मतलब वो एक शहरी सभ्यता के रूप में उभरी थी, शहर के जैसा विकास वहां पे था, तो उसके बाद आने वाला जनरेशन भी तो करीब शहर का ही रहना चाहिए, फिर ग्रामीण क्यों हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे हस्तक्षेप थोड़ा सा हो जाता है इतिहासकारों में कि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण प्रवेश को बिलोंग करती थी, मतलब कि ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती है। जैसे कि आप बताइए, जैसे हम लोग आज मॉडर्न युग में जी रहे हैं, आज हम लोग मोबाइल का ही उपयोग कर रहे हैं, तो आने वाला जो जनरेशन होगा 50 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो वो मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानेगा, वो बैकवर्ड हो जाएगा पूरा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो और अत्यधिक जानेगा, लेकिन मोबाइल तो रखेगा ही, और भी कुछ और भी रखेगा, मतलब बहुत ज्यादा आगे रहेगा वो। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता जो था शहरी था, लेकिन उसके बाद आने वाली सभ्यता वैदिक सभ्यता क्या हो गई, ग्रामीण हो गई, क्योंकि वहां पे बाढ़ का कारण था। उसके बाद का कुछ इतिहास पता नहीं चला, ये लोग बाहर से आए, विदेशी थे, तो वहां पे ग्रामीण क्षेत्र, मतलब कि वहां पे झोपड़ी, झुल्ली झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, वहां पे उतना विकास ईंटा उटा का नहीं देखा गया, घर ईंटा के नहीं बनाए गए, तो ये सब चीज देखा गया था, इसलिए इसको ग्रामीण सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, और ये जो थी वैदिक सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी, तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्वेश्चन बना के जब पूछ देगा तो कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वो भी ध्यान रखिएगा कि आने वाले लोग कहाँ कहाँ बताए थे, तो कोई उत्तरी ध्रुव भी बताया, कोई मध्य एशिया भी बताया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मैक्स मूलर का कहा गया मध्य एशिया, और यहाँ पे थोड़ा सा संपूर्णानंद का याद रखिएगा, आल्प्स पर्वत यूरेशिया के भाग से आए थे, ये दो चीज, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के भाग में। तो वैदिक सभ्यता को जो है मतलब काल के अनुसार उसको पढ़ने के सहूलियत होने से इतिहासकारों ने क्या किया, इसे दो भाग में बांटा। दो भाग में बांटने का मतलब यहाँ पे समझना होगा आपको कि वैदिक काल को जैसे हम दो भाग में बांटने से पहले आपको एग्जांपल देते हैं कि कोरोना काल बीच में आया था, ठीक है। तो कोरोना काल के पहले के समय हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2020 में कोरोना आया, तो उसके पहले जो हम जिंदगी जिए थे उसको हम पूर्व कोरोना काल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कोरोना के बाद जो हम आज जी रहे हैं इसको हम उत्तर कोरोना काल भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे कि वैदिक काल में हम लोग ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे, या इसको पूर्व वैदिक काल भी बोला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का मतलब वहां पे निर्माण हुआ था, लिखा गया था उसको ऋग्वेद को, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल भी कहा गया, या आप इसे पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जान सकते हैं, या
या पूरा वैदिक काल भी कहीं कहीं आपको लिखने मतलब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझना होगा उसके बाद मतलब जब ये ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल खत्म होता है उसके बाद के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वैदिक काल जिसका जानकारी अभी तक हम लोग ले रहे थे उसको बांट दिया गया दो भाग में, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। इस ऋग वैदिक का जो काल था वो 1500 से लेकर 1000, यहाँ पर देखें आप लोग 1500 से लेकर 600 पूरा वैदिक काल है, लेकिन 1500 से 1000 तक के काल को हम लोग ऋग वैदिक काल में रखे। वहाँ पे मतलब बहुत कम विकसित हो रहे थे लोग, मतलब वहाँ कुछ कम जानकारियाँ थी, वेद जो है वहाँ पे ऋग वेद लिखा रहा था लेकिन वहाँ पे संकलन करता थोड़ा सा कम जान रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब ऋग वैदिक काल खत्म होता है उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व में आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम बना दिए हैं, उसका लिंक हम अंत में दे देंगे, अगर दिक्कत है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। ईसवी पूर्व कभी भी पीछे से आगे आता है, ठीक है। तो 1500 से 1000 देख रहे हैं ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसवी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला। अगर हम ऋग वैदिक काल या पूरा वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का बात करते हैं तो इसमें ऋग वेद का निर्माण किया गया था, और अगर हम उत्तर वैदिक काल का बात करते हैं तो बाकी 3 वेद, ये ऋग वेद जो है, फिर साम वेद का यहाँ पे हुआ, फिर यजुर्वेद का हुआ या अथर्ववेद का यहाँ पे निर्माण किया गया था उत्तर वैदिक काल में, मतलब जब ऋग वेद काल का खत्म होता है फिर उत्तर वैदिक काल, ठीक है। आप लोग को समझने में यहाँ दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और भी चीजें हम इसमें समझा चुके हैं पहले भी, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग कि वेद का संकलन किसने किया था। ये वेद जो लिखाया था, ये ऋग वेद हो गया, साम वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, इसका संकलन किसने किया था? क्योंकि आपको हम बताना चाहते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में ऐसा था कि वहां पे हम लोग को पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार कोई भी चीज प्राप्त होता था तो एकाएक सब चीज परिवर्तन नहीं हुआ। वैदिक काल में भी क्या हुआ कि शुरुआत का जब वैदिक काल था, मतलब ऋग वैदिक काल चल रहा था, तो यहाँ पे लोगों ने मतलब उपनिषद के तौर पे आगे में सबको बैठा के सिर्फ प्रवचन के तौर पे बताना शुरू किए वेद के बारे में। उसके बाद मतलब आगे जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसको फिर संकलन किया गया, तो उस संकलन का मतलब एक रूप में दिया गया, उसको लिखित रूप में दिया गया जिसे हम आज भी पढ़ पाते हैं, क्या क्या बातें उसमें लिखी गई है। तो वो चीज धीरे धीरे आई, एकाएक नहीं। वहां पे सबसे पहले उसको श्रुति के तौर पे मतलब कि सुन करके किसी और को बताना, बस यही था, लेकिन उसके बाद उसको संकलन किया गया, मतलब उसको लिखा भी गया उस रूप में, ठीक है। तो देखेंगे कि वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था, तो कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा जो है वेदों का संकलन किया गया था। क्या नाम है इनका? कृष्ण द्वैपायन व्यास, इसीलिए इनको वेद व्यास के रूप में जाना जाने लगा। आज आप लोग जानते भी होंगे कि वेदों का जो है रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था, जिनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास, लेकिन जब वेद का रचना इसी ने किया था तो वेद व्यास के नाम से इसे हम जाने लगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि वैदिक काल की जानकारी का स्रोत हमें कहाँ से मिलता है। मतलब वैदिक काल जो है ये वैदिक काल क्या क्या हुआ था उस समय क्या पता हम लोग को, तो इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? इसका स्रोत 2 प्रकार का है। सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत आपको हम बता चुके हैं पहले भी कि अवशेष के अनुसार, अभिलेख के अनुसार, मतलब खुदाई के अनुसार मिलने वाले बहुत सारे साक्ष्य के अनुसार हम बात कर पाते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा व्यवस्था था, ऐसा ऐसा जानकारी उससे हम प्राप्त कर पाते हैं पुरातात्विक स्रोत में। अगर हम बात कर लें कि वैदिक काल जो है, वैदिक सभ्यता जो है, इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार मिली थी, तो वो पुरातात्विक स्रोत में आधारित क्या था? तो सबसे पहले हमें मिला था कि बोगाज कोई अभिलेख जो कि 1400 ईस्वी पूर्व का है, 1400 ईस्वी पूर्व में ये अभिलेख लिखा गया था, यहाँ पे जानकारी मिल चुकी है। तो बोगाज कोई अभिलेख के माध्यम से हमें यह पता चला था कि ये चीज जो है वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी हमें यहाँ से मिल पाई थी। इसमें क्या कहा गया था कि इसमें भगवान इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के बारे में चर्चा किया गया था, जो कि आप लोग ऋग्वेद में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि बताइए, अब ये बोगाज कोई अभिलेख है, इसमें भी कहा गया था इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के बारे में, जो कि भगवान देवता थे उस समय के। और इसी चीज को हम लोग मतलब कि ऋग्वेद में भी पढ़ेंगे, मतलब ऋग्वेद में भी इनका चर्चा है, तो समझ में आता है कि वो संबंधित किससे था। तो यहाँ से वैदिक सभ्यता संबंधित था बोगाज कोई अभिलेख। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि बोगाज कोई अभिलेख किस सभ्यता संबंधित है, तो आप लोग को ये आसानी से याद हो जाएगा कि यहाँ पे वैदिक सभ्यता संबंधित है। और यहाँ पे देखेंगे कि 1400 ईस्वी पूर्व इसकी जानकारी मिलती है, तो ये सब चीज़ उतना ध्यान नहीं रखना है, बस बोगाज कोई अभिलेख को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और अभिलेख के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी जिसे हम पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं, वो था कस्साइट अभिलेख, ठीक है। कस्साइट अभिलेख के माध्यम से यह पता चला था कि ईरान की शाखा भारत आई थी, मतलब कि कहा गया कि आर्यों की ईरान की शाखा थी। अभी आपको मैप के माध्यम से दिखाया ईरान इराक वाले क्षेत्र से, तो इसमें पता चला था कि ईरान और ईरान के कुछ शाखा मतलब भारत आई थी आर्य के रूप में। ये हमें समझ में आया था कहाँ से, तो ये कस्साइट अभिलेख से, बस इतना ही। अब चलिए अब दूसरे स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। स्रोत मतलब कि साक्ष्य, हमें वहां से पता चलता है, आज भी समझ में आता है कि अच्छा ऐसा ऐसा था। आपको हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का सारा जानकारी हमें
पुरातात्विक स्रोत के आधार से मिला था, कुछ अभिलेख से मिला था, कुछ वस्तुओं से मिला था खुदाई करने के अनुसार। उसी तरह से इसका भी पुरातात्विक स्रोत के अनुसार मिला। उसके बाद साहित्यिक स्रोत के अनुसार भी कुछ जानकारी हमें मिली है। जैसे साहित्यिक स्रोत में हम रख सकते हैं ऋग्वेद में, ऋग्वेद मतलब वेद है, उसमें लिखित है सब कुछ, तो ऋग्वेद में सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे वैदिक सभ्यता के बारे में। उसके बाद सामवेद में हम देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, यजुर्वेद में देख सकते हैं, अथर्ववेद में देख सकते हैं, उपनिषद, आरण्यक, वेदांत सब में देख सकते हैं इसको। तो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हो गए? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक, ये सब चीज जो है इसका साहित्यिक स्रोत है, मतलब लिखित स्रोत है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग आर्य के बारे में थोड़ा सा और बेसिक पॉइंट को समझते हैं। और यहाँ जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, इसके बारे में हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही डिटेल से आप लोग को सब चीज समझाएंगे कि ऋग्वेद में कौन कौन सा बातें, इसे आप लोग पढ़े होंगे सबसे पहले। इतना कॉन्सेप्ट तो आप लोग को समझ में अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छा है। आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे इतना सूक्त है, इतना मंडल है, इतनी बातें कही गई है, उसमें ये देवता का वर्णन है, ये नदी का वर्णन है, तो वो सब चीज हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में डिटेल से। ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को वो भी वीडियो जरूर से जरूर देखना है। फिर देखेंगे हम लोग आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कुछ बेसिक पॉइंट जो कि कॉन्सेप्ट में आप लोगों को जरूरी है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वहाँ पे पशुपालन और कृषि, क्योंकि जैसे ही इसकी सभ्यता ग्रामीण थी तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि पशुपालन तथा कृषि को ही यहाँ पे आधार बनाया गया था, उसी के अनुसार ये सब व्यवसाय किया करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोग को, आर्यों का कह लें या हड़प्पा वासियों का भी तो यही था। फिर देख सकते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु कौन था। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देखना होगा आपको कि घोड़ा जो था यहाँ पे प्रिय पशु था, जबकि हम हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर घोड़ा के बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं, मतलब नगण्य वहाँ पे समझ में आता है कि घोड़ा का उनको जानकारी ही नहीं था हड़प्पा वासियों को, लेकिन घोड़ा का जानकारी यहाँ पे इनको था, तब तो ये प्रिय पशु बना चुके थे घोड़ा को, ये जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद देखते हैं कि प्रिय देवता कौन थे। आर्य के प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र को माना जाता है प्रिय देवता। ठीक है, लेकिन ये इंद्र जो हैं ऋग्वैदिक काल के प्रिय देवता है, जिसको हम आगे समझ लेंगे अच्छे से। ऋग्वैदिक काल के मतलब प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, मतलब जब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का जब आविष्कार हुआ, जब रचना हुआ, तो उस समय के जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति हो चुके थे। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना है। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि आर्य के प्रिय देवता इंद्र को माना जाता है। फिर देखते हैं कि आर्यों द्वारा लोहा को खोजा गया था। अब याद करिए आप लोग कि लोहा का कोई भी जानकारी आपको हड़प्पा सभ्यता में हम पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ पे लोहा खोजा ही नहीं गया था, लोहा का वहाँ पे आविष्कार नहीं हो पाया था, कोई खोज नहीं हुआ था। वहाँ पे तांबा के बारे में लोग जान चुके थे, कांसा के बारे में जान चुके थे लोग, लेकिन यहाँ पे लोहा को वहां पे नहीं खोजा गया था। ठीक है, तो आर्यों द्वारा लोहा का खोजा गया था। तो लोहा का खोज सबसे पहले प्राचीन इतिहास में कहाँ देखा जाता है? तो आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज देखा जाता है। ठीक है, लोहा के बारे में जानकारी मिलता है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आर्यों के बारे में। तो गाय को अधन्या माना गया है, मतलब कि जब वैदिक सभ्यता चल रहा था, वैदिक सभ्यता में लोग जब जी रहे थे, उस समय गाय को काफी पवित्र और काफी उसको मतलब अच्छे लहजे से देखा जाता था, मतलब अच्छा स्थान उसको दिया गया, मतलब उसको अधन्या कह के पुकारा गया। उसका मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु, मतलब कि अगर इसको मार दिया था उस समय तो उसको दंडित किया जाता था, उस समय उसको मतलब दिक्कत दिया था उस लोगों को जो गाय को मार देता था। उसी समय ये रूल देखने को मिलता है, हमें समझ में आता है। तो गाय को उस समय क्या नाम से पुकारा गया? अघन्या नाम से पुकारा गया था गाय को। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, पूछता है एग्जाम में। जो भी चीज यहाँ पे लिखा गया है वो क्वेश्चन के तौर पर ही लिखा गया है। इतिहास हम लोग का बहुत बड़ा है, पढ़ते पढ़ते थक जाएगा, लेकिन इतिहास खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ाई के लिए जरूरी है वो चीज आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो न मारे जाने योग्य ये भी पूछता है कि अधन्या का मतलब क्या होता है, या गाय को क्या कहा गया था। ठीक है, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आर्यों का समाज कैसा था। अब वो जो पूरा संगठित समाज था, एक समूह था, वो कैसा था, किस चीज को फॉलो करता था वहां पे? तो वो जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब कि पितृ प्रधान था, या वहां पे पिता को प्रमुख लहजे दिए गए थे, मतलब कि पुरुष प्रधान वहां पे वो समाज को माना जाता है। इसका मतलब होता है कि वहां पे पुरुष का ज्यादा वैल्यू था, पिता ही जो है परिवार का मुखिया होता था। ये चीज हमें कहां से मिली है? तो वैदिक सभ्यता सबसे पहले हमें प्राप्त हुई है। लेकिन उससे पहले का जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें हमने क्या देखा था कि वो जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, मतलब वहां पे महिलाओं का ज्यादा वैल्यू था, माता को ऊंचा दर्जा दिया गया था समाज में, समूह में, परिवार में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पितृ प्रधान देखते हैं, मतलब कि पिता ही वहां पे मुखिया होते थे अपने परिवार का। ये चीज दोनों में अंतर हो गया, तो समझना होगा, आप उल्टा मत कर दीजिएगा इसको ताकि क्वेश्चन आपसे गलती हो जाए। ठीक है, सही से याद रखिएगा, पहले माता का वैल्यू दिया गया, फिर पिता का वैल्यू दिया गया था सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता और
वैदिक सभ्यता में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आर्यों की प्रमुख नदी कौन सी थी। आर्यों की प्रमुख नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो सिंधु नदी को आर्यों की पवित्र नदी या प्रमुख नदी माना गया है। सिंधु नदी, जो कि सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता भी, ये लोग भी करीब उसी के किनारे आके बसे थे, पंजाब वाले एरिया में, हरियाणा वाले एरिया में, और भी फिर धीरे धीरे विकास होते रहा इनका। तो आर्यों का जो प्रमुख नदी था वो सिंधु को माना जाता है। लेकिन उस समय जो नदी थी उसका नाम कुछ और था, अभी का नाम उसका कुछ और है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैदिक काल की प्रमुख नदियां, उस समय कौन कौन नदी प्रमुख थी और उसका नाम क्या था। सबसे पहले सिंधु नदी, जो कि पवित्र नदी थी या प्रमुख नदी थी, किसकी, आर्यों की। आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ये संपूर्णानंद द्वारा क्या कहा गया कि आल्प्स पर्वत मतलब यूरेशिया वाले भाग से आए थे। तो ये सब चीज़ आपको खुद से रिलेट करते रहना है बीच बीच में, ठीक है। सिंधु नदी, जिसे हम आजकल सिंध नदी के नाम से जानते हैं, उस समय झेलम नदी को बितस्ता नदी कहा जाता था। झेलम नदी भी उस समय प्रमुख नदी थी, फेमस नदी थी। कब, वैदिक सभ्यता में। उसके बाद बिपाशा नदी, जिसे हम ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, तो ये भी पूछता है झेलम नदी का वैदिक सभ्यता में क्या नाम था, बितस्ता नदी। मतलब बितस्ता नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो ऑप्शन दे देगा झेलम, ब्यास, सतलज, रावी। तो किसे मारना है, झेलम को मारना है। बितस्ता नदी, झेलम नदी आप लोग को याद कर लेना है। बिपाशा मतलब ब्यास को कहा जाता है। ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से उस समय जाना जाता था। आज हम उसे ब्यास नदी, ये आजकल के नाम है, ये पहले का नाम है, मतलब वैदिक सभ्यता प्राचीन इतिहास का नाम है, ठीक है। परुष्णी नदी, रावी नदी को कहा जाता था, ये भी प्रमुख नदी थी। सरस्वती नदी, जो कि आज तो विलुप्त हो चुकी है, कहीं भी इसका कोई भी नामो निशान खत्म हो चुका है, जिसे हम घग्गर नदी के नाम से आजकल जानते हैं, तो इसका नामो निशान खत्म हो चुका है। लेकिन पहले से सरस्वती नदी मानी जाती थी, इसका भी प्रमुख उल्लेख किया गया है, और ये भी प्रमुख नदी थी। कब, वैदिक काल में, ठीक है। फिर आकेशनी नदी, जिसे हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद करना है। और भी हैं बहुत सारी नदियाँ, लेकिन आपको हम प्रमुख दिए हैं, क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं, बस इसीलिए आपको हम दिए हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम और समझते हैं कि ये जो समाज था, इसका वर्ण किस प्रकार विभाजित था, मतलब कि इसका जाति, उस समय भी जाति वगैरह होते होंगे, मतलब वर्ण होते होंगे, वर्ण के आधार पर विभाजित किया गया होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। मतलब ब्राह्मण उन्हें कहा जाता था जो लोग मतलब शिक्षा दिया करते थे, किसी को मतलब अपने सामने ज्ञान बांटा करते थे, उसको उस समय मतलब कर्म के आधार पर, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था था कर्म के आधार पर था। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो जाति व्यवस्था है, यहाँ पर ऋग वैदिक काल में, क्योंकि आपको हम बताया कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया काल कर्ण के अनुसार, तो वहां पे सबसे पहले वर्ण व्यवस्था जो ऋग वैदिक काल में देखा गया कि वहां पे काम के अनुसार दिया गया। मतलब जो जैसा काम करेगा उसका वर्ण वैसा होगा, उसका जाति वैसा हम रख देंगे, उसका नाम वैसा रख देंगे, ठीक है। अगर जो लोग शिक्षा देने का काम कर रहा है, मतलब कि एक समूह को बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, मतलब जो समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह का काम कर रहा है, तो वो उसको ब्राह्मण बोला जाता था। ब्राह्मण मतलब उसको पद दिया जाता था, उसको जाति मतलब ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो लोग किसी का सहायता कर रहा है, मतलब कि किसी को बचा रहा है, उसका जीवन रक्षा कर रहा है, उसका हेल्प कर रहा है, जैसे आजकल के पुलिस लोग जो हैं, तो उन्हें अगर उस समय में वो रहते तो उसको क्षत्रिय कहा जाता, ठीक है। और आजकल के जो मास्टर लोग हैं, जो भी मतलब शिक्षा दे रहे हैं, चाहे कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने समाज में, तो उन लोग को ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया था। और जो लोग किसी का सहायता बचाव कर रहे हैं, उसको क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया था, मतलब काम के अनुसार। और अगर वो मतलब किसी बिजनेसमैन है, मतलब व्यापारी हैं, व्यापारी टाइप के आदमी है, लेन देन करते हैं, वस्तु का विनिमय करते हैं, तो उनको जो है वैश्य में रखा गया था। वैश्य का मतलब होता है, मतलब कि इसका मतलब होता है क्या, ये बिजनेसमैन, व्यापारी को बोलते हैं हम लोग वैसे, ठीक है। तो उसको बिजनेसमैन में रखा गया, जैसे आजकल के दुकानदार जो है, व्यापारी जो करता है, उसको उस समय वैश्य बोला जाता था। और शूद्र वो थे जो किसी का मतलब काम कर दिया करते थे, मतलब बेगारी जिसको हम लोग बोलते हैं कि फालतू का उसमें लगा हुआ है और उसका मदद कर रहा है, उसमें लगा हुआ है अपने फायदे के लिए, ठीक है। उस तरह के लोग को उस समय शूद्र कहा जाता था। तो इस टाइप का वर्ण व्यवस्था विभाजित किया गया था। लेकिन कब, ऋग वैदिक काल में, मतलब कि ऋग वेद का जब समय चल रहा था तब। लेकिन जैसे ही ये उत्तर वैदिक काल आता है, और इतना जल्दी तो आ नहीं गया कोई भी काल, यहाँ पे आप देखेंगे 1500 से 1000 ईस्वी तक, मतलब 500 तक कौन सा चला, 500 ईस्वी तक कौन सा चला, ऋग्वैदिक काल। और फिर देखेंगे 1000 से 600 मतलब 400 तक कौन सा चला, उत्तर वैदिक काल। तो जब ऋग्वैदिक काल था तब जो वर्ण था वो काम के अनुसार डिवाइडेड था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आ गया था तो यही वर्ण, यही जाति जो है मतलब वंशानुगत कर दिया गया था। मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो जाता था, वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा शूद्र कहलाने लगता। लेकिन ऐसा नहीं था जब ऋग्वैदिक काल था तब क्या होता था कि एक परिवार में 4 तरह के
वहाँ पे जाति हो सकते थे। क्योंकि अगर एक परिवार है और उसमें पिता कोई है, वो मास्टर मतलब कि शिक्षा देने का काम कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो वो ब्राह्मण हो गया। अब उसका बेटा जो है वो क्या कर रहा है कि मतलब सबका जान बचा रहा है, मतलब एक रक्षक के रूप में तैयार हो रहा है, तो वहाँ पे क्षत्रिय कहला जाएगा। और फिर उसी का एक और बेटा है जो कि बिजनेसमैन है, पूरा व्यापार कर रहा है, तो वो वैश्य हो जाएगा। और कोई और एक है तो वो मतलब जैसा काम कर रहा है तो वो शूद्र हो जाएगा। तो इस टाइप से एक ही जाति में 4 तरह के लोग देखे जाते हैं। 4 मतलब एक समूह में, एक परिवार में 4 तरह के जाति देखे जाते थे। कब? ऋग वैदिक काल में। लेकिन तब नहीं देखे गए जब समय आ गया उत्तर वैदिक काल का, तो यहाँ पे क्या हो गया कि वंशानुगत कर दिया गया इसको। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना, काफ़ी ईजी था लेकिन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट क्लास, जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद का जो क्लास आएगा आपको हम बताएं कि वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पे आएगा। काफ़ी डिटेल में हम इसमें बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जरूर वो वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारी अच्छी जानकारी है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, उसको भी देखना बहुत ही जरूरी है। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो आज का ये कॉन्सेप्ट क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग इसका नोट भी जरूर बनाते चलिए और किसी बुक से इस सारी जानकारियों को पढ़ते भी चलिए। और इस वीडियो को 1-2 बार देख लेने से क्या होगा, आप लोग को जल्दी से ये चीज़ याद हो जाएगा। तो आप लोग का लाइक काफ़ी कम आता है हमारे वीडियो, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि आगे का जो भी वीडियो आएगा आपके पास जल्दी से पहुँच जाएगा। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, इसमें जाकर आप सीरियली सभी वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार करिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।